सो वैलेंसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के बाद अब हम मूव करेंगे टू द एक्चुअल टॉपिक, दैट इज द लेविस स्ट्रक्चर्स। ठीक, और लेविस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? लेविस स्ट्रक्चर्स शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन होते हैं एक मॉलिक्यूल को शो करने के लिए। ठीक, आपने 10th क्लास में भी देखा होगा कि लेविस सिंबल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसमें लेविस ने क्या किया, उसने एक एटम के अराउंड उतने डॉट्स रखे जितने उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, मिसाल के तौर पर अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 है। तो मुझे अगर कार्बन का लेविस सिंबल दिखाना है तो उसका लेविस सिंबल मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, कार्बन के अराउंड 4 डॉट्स डाल के या कार्बन के अराउंड 4 क्रॉसेस लगा के। ठीक, ये इसका लेविस सिंबल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं, एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5, इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो नाइट्रोजन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा ऐसे 5 डॉट से। ठीक, ऑक्सीजन की अगर बात करें, एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 और 5, 2 और 6। ठीक है, तो ऑक्सीजन का लेविस सिंबल मैं रिप्रेजेंट करूंगा ऐसे बाय यूजिंग 6 डॉट्स। ठीक है ना। नाउ इन्हीं लेविस सिंबल्स के थ्रू हम देखेंगे कि जब ये एटम दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन होंगे तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इनके अंदर जो बॉन्डिंग होगी उसको हम इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ लेविस स्ट्रक्चर्स। ठीक, सो लेविस स्ट्रक्चर इज सिंपली अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन व्हिच एक्सप्लेन्स द बॉन्डिंग इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी विल स्टार्ट विद द वेरी सिंपलेस्ट एग्जांपल, दैट इज H2 मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है या हाइड्रोजन का लेविस स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, से फॉर एग्जांपल H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किन से बना है? 2 हाइड्रोजन एटम से। तो अगर मैं बॉन्डिंग से पहले की सिचुएशन की बात करूं, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, नाउ यू नो हाइड्रोजन का नजदीक वाला नोबल गैस कौन है? नियॉन। हाइड्रोजन के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और हीलियम की शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है ना। सो हाइड्रोजन हमेशा किसकी तरह बनने की कोशिश करेगा? हीलियम की तरह बनने की कोशिश करेगा। दैट मींस इसके पास हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वैलेंस शेल में? 2। ठीक, और वो 2 इलेक्ट्रॉन से कैसे हासिल कर सकता है? यहां पे हम देखेंगे कि ये हाइड्रोजन जो है इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1। ठीक, दूसरा हाइड्रोजन है, इसकी भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1। So this hydrogen is short of 1 electron. This hydrogen is again short of 1 electron. ठीक, तो अगर मैं यहां पे बताऊं इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या ये इस हाइड्रोजन से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? ठीक है ना, कर सकता है, तब जाके ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करेगा। लेकिन व्हाट विल हैपन टू दिस हाइड्रोजन? इट विल हैव टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, ये ऐसा नहीं करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना। तो यहां पे एक और तरीका है, सिंपल तरीका, विच इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इट विल डू, ये हाइड्रोजन जो है ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, ये दूसरा हाइड्रोजन जो है ये भी एक और इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है ना। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इन दोनों के दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स आएगा, जिस अट्रैक्टिव फोर्स को हम कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देंगे। ठीक है। नाउ जैसे हमने इससे पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, बिफोर द बॉन्डिंग इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1। ठीक, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? ये भी 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये भी 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो मैंने बताया था जो जितने इलेक्ट्रॉन्स देगा उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने से इंक्रीज हो जाएगा। बिफोर द बॉन्डिंग इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 1। आफ्टर द बॉन्डिंग इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? अब ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अब इस हाइड्रोजन के भी हैं। ठीक, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मैं अब कंसीडर कर सकता हूं इस हाइड्रोजन के भी। ठीक है, सो बॉन्डिंग के बाद इस हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 2। इस हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 2। तो ये हाइड्रोजन भी अपने नजदीक वाले हीलियम की तरह बन गया, ये हाइड्रोजन भी हीलियम की तरह शो करेगा। ठीक है ना। नाउ एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जब भी H2 बनेगा तो विल शो ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर जब शेयर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन जब शेयर होता है, उससे जो बॉन्ड बनता है, मैंने बताया था उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डैश से। सो H डैश H, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? This dash represents how many electrons? 2 electrons. One from this hydrogen, another from this hydrogen. ठीक? As a result of that, इस bond को जो बनता है by contribution, by sharing of 1 electron each, this bond is what we call as a single covalent bond. ठीक है ना? इस bond को हम क्या बोलेंगे? Single covalent bond. तो overall conclusion ये रहा
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान कितने बॉन्ड्स होते हैं? एक बॉन्ड। वो कैसे बनता है? एक हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा हाइड्रोजन भी दूसरा इलेक्ट्रॉन देता है, तो वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके वहां पे एक सिंपल बॉन्ड बना देते हैं। ठीक। सिमिलरली अगर हम नंबर सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, O2। ऑक्सीजन सबको पता होगा, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है? O2। ठीक। सो O2 कैसे बनेगा? O2 में किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, इसमें किस तरीके की बॉन्डिंग होगी? ठीक है। सो O2 किससे बना है? जस्ट लाइक द प्रीवियस वन, O2 बना है दो ऑक्सीजन एटम्स का। तो अगर मैं एक ऑक्सीजन एटम की बात करूं, इस ऑक्सीजन एटम का लेविस सिंबल अभी मैंने बताया, ऑक्सीजन एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 5 एंड 6। ठीक। दूसरा ऑक्सीजन एटम है, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैं इनके इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉसेस से रिप्रेजेंट करूंगा सो दैट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किसने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। ठीक है। नाउ अगर मैं इस ऑक्सीजन की बात करूं, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 6। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल होने कितने चाहिए? 8। तो दैट मींस इट इज डिप्राइव्ड ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेम इज द केस विद दिस वन। ठीक है ना। तो ये कैसे करेंगे? इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। सो इसको अपना काउंट बढ़ाना है कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। ठीक है ना। तो कैसे करेगा ये? अभी हमने बताया अगर एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया तो काउंट इंक्रीज होगा बाय 1, लेकिन इसको इंक्रीज करना है बाय 2, सो इट विल गो फॉर शेयरिंग ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? ये अपना ये इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा लाइक दिस, O, this electron, it will be shared with this electron। ठीक है ना। and what about this oxygen? इसके पास कितने बचे? 1, 2, 3, 4, 5। इसके पास भी कितने बचे? 1, 2, 3, 4, 5। एक इलेक्ट्रॉन इसने कंट्रीब्यूट किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने भी कंट्रीब्यूट किया। ठीक। अब अगर मैं देखूं इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? 1, 2, 3, 4, 5। इस इलेक्ट्रॉन पेयर में मैंने समझाया था कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर अब इस ऑक्सीजन की भी है और इस ऑक्सीजन की भी है। ठीक है ना। सो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए टोटल में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो इज इट सेटिस्फाइड? नो। सेम इज द केस विद दिस वन। अब ये सेटिस्फाई कैसे होगा? इसको एक और इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो कैसे पूरा होगा? तो ये अपना एक और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट करवाएगा और ये भी अपना एक और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट करवाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, नाउ इफ यू काउंट द इलेक्ट्रॉन्स, इस ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 1, 2, 3, 4। अब ये जो शेयर इसने की है ये इसके भी है और इसके भी है। ऑलरेडी कितने हैं इसके पास? 4। तो अब कितने बचे? 5, 6, 7 और 8। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं? इस ऑक्सीजन के। तो मैं ये 4 इलेक्ट्रॉन्स काउंट करवा रहा हूं किसके साथ? इस ऑक्सीजन के साथ भी। एंड एट द सेम टाइम ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ काउंट होंगे? दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी काउंट होंगे। तो इस ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस ऑक्सीजन के पास भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है ना। नाउ ये इलेक्ट्रॉन पेयर और ये इलेक्ट्रॉन पेयर किस में हिस्सा ले रहे हैं? बॉन्डिंग में। ठीक है ना। इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, वी कॉल सच इलेक्ट्रॉन पेयर्स एज बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इनको एक और नाम देते हैं, वी ऑल्सो कॉल देम एज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। ऑन द अदर हैंड ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या इन्होंने शेयरिंग में हिस्सा लिया? नहीं। What about these 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स? इन्होंने भी शेयरिंग में हिस्सा नहीं लिया। तो जो इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयरिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं, उनको हम नाम देते हैं अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इनके लिए एक स्पेशल नाम है, वी कॉल देम एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। So what is a bond pair of electron? Bond pair of electron is that pair of electron which participates in bonding. ठीक। And what is a lone pair of electron? That electron pair which does not participate in bonding. Very good। ठीक। इसी तरीके से अब यहां पे देखिए एक ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए? 2। So that means इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का अगर मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं तो वो कैसे होगा? इस इलेक्ट्रॉन पेयर के बदले में एक बॉन्ड दिखाऊंगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर के बदले में एक और बॉन्ड दिखाऊंगा। ठीक है ना। और इस ऑक्सीजन पे क्या बचा? 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स।
इस ऑक्सीजन के ऊपर भी कितने बचे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। सो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं? 1 बॉन्ड एंड सेकेंड बॉन्ड, ठीक है ना। तो जब भी दो एटम्स के दरमियान एक से ज्यादा बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है ना, उन बॉन्ड्स को हम क्या नाम देते हैं? मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है ना। सो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है? मल्टीपल बॉन्ड। कितने बॉन्ड्स होते हैं? 2। इस बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं? ए डबल बॉन्ड, ठीक, वी कॉल इट एज अ डबल बॉन्ड, ठीक है। इसी तरीके से you can also calculate, you can also draw the structure of nitrogen molecule. जरा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, शाबाश। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2, try to draw the structure of nitrogen N2, शाबाश। नाइट्रोजन N2 कैसे दिखाएंगे हम? नाइट्रोजन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट नाइट्रोजन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। सो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? 3। इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? 3। तो हिसाब बराबर है, सिंपल है। 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी को ये कब पूरा करेगा? जब ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये भी कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा? 3। ये भी कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स देगा, ठीक। तो नाइट्रोजन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक, और ये नाइट्रोजन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन देगा। तो कितने बॉन्ड्स बने इनके दरमियान? एक सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड बनने से कोई भी मसला हल नहीं होगा, ठीक। तो ये एक और इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी एक और इलेक्ट्रॉन देगा, तो डबल बॉन्ड बन गया। ऑलरेडी थे 5, अब आ गए 7, अभी भी एक की कमी है। ये एक और इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी एक और इलेक्ट्रॉन देगा, तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अब इसके पास, नाइट्रोजन के पास, ये बचा ऐसे ही, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी ऐसे ही बच गया, ठीक। नाउ यू कैन काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन के भी है और इस नाइट्रोजन के भी है। इफ आई काउंट द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड दिस नाइट्रोजन, दिस इज 6 + 2 8। What about this one? Again 6 + 2 8, ठीक। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा इस तरीके से। और इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो कैसे होगा? N, जी हाँ, इसके बदले में हम क्या लिखेंगे? सिंगल बॉन्ड, अनदर बॉन्ड, अनदर बॉन्ड। सो यू विल हैव N, ट्रिपल बॉन्ड N। और इस नाइट्रोजन पे भी क्या बचेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर। इस नाइट्रोजन पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर बचेगा। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स इन नाइट्रोजन, ठीक। सो लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स कितने हैं नाइट्रोजन में? ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर है 1 2 3 बॉन्ड पेयर्स, एंड लोन पेयर्स कितने? 1 and 2 लोन पेयर्स एंड 3 बॉन्ड पेयर्स, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम HF की बात करें, हाइड्रोजन फ्लोराइड, you can also make the structure of hydrogen fluoride। सिंपल है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1, ठीक। फ्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 7। इसको कितने की कमी? 1। इसको कितनों की कमी? 1। तो हिसाब बराबर है, ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक। सो हाइड्रोजन विल कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन विल कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन। What will happen? What will be the count? You can simply see ये दो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये दो ये वाले, ये दो ये वाले, ये दो ये वाले, और ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है। हाइड्रोजन को कितनों की कमी थी? 2 इलेक्ट्रॉन्स की, इसका हिसाब बराबर। फ्लोरीन को कितनों की कमी थी? 1 इलेक्ट्रॉन की, इसके पास भी कितने आ गए? 2 4 6 और 2 8, ठीक है ना। सो HF मॉलिक्यूल कैसे होगा? H सिंगल बॉन्ड F, और इस फ्लोरीन के ऊपर कितने होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, ठीक है। सो ये बात जो थी, दिस वाज अबाउट diatomic molecules। H2 is a diatomic molecule, O2 is a diatomic molecule, N2 is a diatomic molecule, HF is a diatomic molecule, ठीक है। अब हम बात करेंगे Lewis structures for polyatomic molecules। This is very important, ठीक। Lewis structures for polyatomic molecules। Now polyatomic molecules क्या होते हैं? Polyatomic molecules का मतलब क्या है? ऐसे molecules जिनमें 2 से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 2 से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक। तो उनका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें क्या करना है, कैसे बनाएंगे हम उनके स्ट्रक्चर्स, ठीक। नाउ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए हम हमेशा क्या करेंगे? वी विल बी फॉलोइंग सर्टेन रूल्स, ठीक। तो आप लिखेंगे रूल्स फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नंबर 1 रूल इज, सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी विल चूज द सेंट्रल एटम, चूज the central atom,
चूज द सेंट्रल एटम। ठीक, क्या मतलब सेंट्रल एटम? मिसाल के तौर पर यू हैव CH4, इसका स्ट्रक्चर मुझे बताना है। ठीक है, तो इसमें कितने एटम्स हैं? 5 एटम्स है टोटल में, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। ठीक, तो चूंकि इट इज ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, वी हैव टू चूज ए सेंट्रल एटम। ठीक है ना? नाउ इनमें से मैं किसको सेंट्रल एटम चूज करूंगा? ठीक है, तो सेंट्रल एटम को चूज करने का क्या तरीका है? सबसे पहला तरीका, हम चूज करेंगे उस एटम को जो इनमें से लीस्ट इन नंबर होगा। सेंट्रल एटम इज द वन विच इज लीस्ट इन नंबर। क्या मतलब? जो नंबर में कम होगा। तो इसमें कितने एटम्स है? कार्बन के 1, हाइड्रोजन के कितने हैं? 4। तो कार्बन का 1 एटम सबसे कम है, तो दैट मीन्स इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा? कार्बन होगा। ठीक है ना? इसी तरीके से अब अगर फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस वन HCl, ये मॉलिक्यूल है। ठीक, तो इस मॉलिक्यूल में आपको सेंट्रल एटम चूज करना है। तो इस मॉलिक्यूल में सभी एटम्स का नंबर सेम है, तो यहां पे कैसे करेंगे हम? सेंट्रल एटम अगर लीस्ट इन नंबर वाला रूल से सेंट्रल एटम चूज नहीं हो रहा है, तो दूसरा रूल होगा यहां पे कि आप उस एटम को चूज करेंगे एज अ सेंट्रल एटम विच इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है ना? एक्सेप्ट यहां पे आप लिखेंगे एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक, तो हाइड्रोजन जो है वो कभी भी सेंट्रल एटम का काम नहीं करेगा। नाउ इफ यू लुक एट दिस मॉलिक्यूल, इसमें H है, C है, N है। ठीक, तो पहले रूल से तो नहीं होगा। अब दूसरा रूल है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इनमें से लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन है, मगर हाइड्रोजन को छोड़ के कौन है? कार्बन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यू नो इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कार्बन इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो कार्बन विल बी अगेन द सेंट्रल एटम। ठीक है ना? इसी तरीके से एक और आप चीज याद रखेंगे, वो ये कि फ्लोरीन जो होगा, फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। ठीक है ना? क्यों नहीं होगा सेंट्रल एटम? क्योंकि हमने इससे पहले देखा फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? 1, तो ये एक ही बॉन्ड बनाएगा। सेंट्रल एटम वही होगा जो एक से ज्यादा बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक, इसको नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाना है और हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाना है। ठीक है ना? फ्लोरीन कैन नेवर एक्ट एज द सेंट्रल एटम। तो पहला रूल हमने क्या देखा? सबसे पहले हम चूज करेंगे सेंट्रल एटम को, और सेंट्रल एटम कैसे चूज करते हैं हम? वो वाला एटम जो लीस्ट इन नंबर होगा। अगर ये रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो हम उसको चूज करेंगे जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एक्सेप्ट फॉर द हाइड्रोजन। और तीसरा ख्याल हम यहां पे रखेंगे वो ये कि फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। ठीक, सो वंस वी हैव चोजन द सेंट्रल एटम, उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हम सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द सराउंडिंग एटम्स को रखेंगे। ठीक, नंबर सेकेंड, हम क्या करेंगे? हम सेंट्रल एटम को रखेंगे सेंटर में और उसके अराउंड सराउंडिंग एटम्स को रखेंगे। ठीक, तो हम इसको नाम देंगे सेंट्रल एटम, इनको हम कहेंगे नाम सराउंडिंग एटम्स। ठीक, और इनका लिविस सिंबल लिखा जाएगा, जैसे कि कार्बन का लिविस सिंबल ये है। ठीक, हाइड्रोजन का लिविस सिंबल ये है। राइट देयर लिविस सिंबल्स। क्लियर? ठीक है ना? उसके बाद हम क्या करेंगे? विल काउंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल द एटम्स। ठीक, तो मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास। ठीक है ना? सबसे पहले क्या करना है? चूज द सेंट्रल एटम। उसके बाद क्या करना है? सेंट्रल एटम को सेंटर में रख के सराउंडिंग एटम्स को इसके अराउंड लिखना है इन द फॉर्म ऑफ देयर लिविस सिंबल्स। उसके बाद हम अपने ही दिमाग में काउंट करेंगे इनका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टोटल में कितने होंगे। ठीक है? नंबर तीसरा, अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, ठीक, जैसे कि ये है, तो कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल चार्जड स्पीशीज है, ठीक, तो उस वक्त क्या करना है? देखिए, जैसे मैंने इसमें कहा कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? इसके 4 और इनके 4 हो गए, टोटल कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो दैट मीन्स मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है? 8 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है in such a way that all the atoms must be able to satisfy their octets, or in case of hydrogen it must be able to satisfy its duplet. ठीक, तीसरा मैंने बताया कि अब अगर मॉलिक्यूल ऐसे है CO3 2 that means it is charged, या ऐसे है H3O पॉजिटिव, ठीक है ना? तो इसमें भी चार्ज है और इसमें भी चार्ज है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? पहला रूल क्या है? इसमें सेंट्रल एटम चूज करेंगे। विच वन विल बी द सेंट्रल एटम? ऑब्वियसली कार्बन, तो आप लिखेंगे कार्बन। सराउंडिंग एटम्स कौन है? ऑक्सीजन,
तो आप लिखेंगे सेंटर में, सराउंडिंग इसके अराउंड ऑक्सीजन को रखेंगे, ठीक। नाउ ऑक्सीजन का लिविस सिंबल ये है, इसका भी लिविस सिंबल ये है, इसका लिविस सिंबल ये है, और कार्बन का लिविस सिंबल ये है, लाइक दिस, ठीक है ना। अब चूंकि इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो इनमें टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 2 4 हो गए कितने, 22, ठीक है ना। बट एट द सेम टाइम इट हैज नेगेटिव चार्ज, जितनी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं, मतलब 2 माइनस का मतलब है ना इसने किसी से इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, ठीक है। तो इन एडिशन टू दीज 22 इलेक्ट्रॉन्स वी हैव टू आल्सो इंट्रोड्यूस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 2 एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, जो कहां से मुझे मिल रहे हैं, 2 एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। सो अगर स्पीशीज न्यूट्रल है तो कोई मसला नहीं, अगर स्पीशीज चार्जड है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो जितनी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उतने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भी हमें यूज करने हैं लीविस स्ट्रक्चर को बनाने में, ठीक है ना। और अगर ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, तो इसमें से सेंट्रल एटम कौन होगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास क्या है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक। हाइड्रोजन के पास 1 2 एंड 3, हाइड्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब चूंकि इसमें कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 2 4 6 7 8 और 9, ठीक है ना, तो दैट मींस 9 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, मगर इसके ऊपर चार्ज कौन सी है, पॉजिटिव, दैट मींस इसने ऑलरेडी क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है, ठीक। सो दैट मींस मुझे असल में 9 इलेक्ट्रॉन्स नहीं बल्कि मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सिर्फ 8, ठीक है ना। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन्स मतलब मुझे इनमें से 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर दिखाना है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से निकला होगा कि ऑक्सीजन से निकला होगा, यह डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, ठीक। तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने नहीं देगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल नॉट लेट इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू बी लॉस्ट, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ होगा वो ऑक्सीजन के बजाय किससे लूज हुआ होगा, हाइड्रोजन से, या तो इससे या इससे या इससे। लेट्स से मैं ये दिखाऊंगा इसमें से इलेक्ट्रॉन गायब है, तब जाके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले क्या करना है, सेंट्रल एटम को चूज करना है, ठीक। नंबर सेकंड, सेंट्रल एटम को चूज करने के बाद हम क्या करेंगे, उन एटम्स को अराउंड लिखेंगे, सेंट्रल एटम, उनके लिए सिंबल्स लिखेंगे, फिर हम काउंट करेंगे कि इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक। लेकिन यहां पे ख्याल रखना है, अगर चार्जेड स्पीशीज है, अगर नेगेटिव चार्ज है, तो जितने नेगेटिव चार्जेस इसके ऊपर है उतने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भी इंट्रोड्यूस करने हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, in the formation of this Lewis structure। और अगर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है उतने इलेक्ट्रॉन्स घटाने हैं उसमें से, so that we'll be able to prepare its Lewis structure, ठीक। उसके बाद क्या करना है, जितने इलेक्ट्रॉन्स अब यहां पे बचे, इसमें 8, ठीक, और इसमें 24 अब आ गए, और इसमें कितने 8, ठीक है ना। तो अब मुझे इन इलेक्ट्रॉन्स को एक पजल की तरह सॉल्व करना है, ऐसे इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सच दैट हर किसी एटम के पास क्या आने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और अगर वो हाइड्रोजन है तो उसके पास क्या आने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। हम कुछ मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे यूजिंग दीज रूल्स। ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ अ सिंपल एग्जांपल, फर्स्ट वन CH4। तो शाबाश, मैं क्या करूंगा, पहले कार्बन को चूज करूंगा एज द सेंट्रल एटम, दिस इज माय कार्बन, आई विल राइट इट्स लिविस सिंबल। और हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो मैं 4 साइड से इसके अराउंड रखूंगा। उनके पास भी क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। चूंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो मुझे टोटल में कितने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, इसके 4, इनके 4, 8 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना। कैसे किया जाएगा वो सब सिंपल तरीका है, यहां पे आप दिमाग लगा के बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन की, और कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक। हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर सकता है, 1 ही, ठीक है ना। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसके साथ कंट्रीब्यूट करेगा, कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक। और कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है, 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो सिंपल यहां पे हिसाब बराबर है कि 1 हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे, कार्बन का भी काउंट इंक्रीज होगा बाई 4, और हर किसी हाइड्रोजन का काउंट इंक्रीज होगा बाई 1। दैट मींस द स्ट्रक्चर विल लुक लाइक दिस। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंट्रीब्यूट करेगा लाइक दिस, ठीक है ना।
इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन। नाउ हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए। ठीक, ये इसके साथ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसका, ये दूसरे हाइड्रोजन का, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सिमिलरली ये एक और इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, लाइक दिस, इसको भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। ये इसके साथ कंट्रीब्यूट करेगा, इस हाइड्रोजन को भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। बट इफ यू लुक एट द कार्बन, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? अपने 4, लेकिन इसने इसके साथ भी एक शेयर किया, 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 तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के भी हैं और कार्बन के भी है। सेम इज द केस विद दीज। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? कार्बन के पास भी आप देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के भी है, हाइड्रोजन के भी हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी कार्बन के भी हैं और हाइड्रोजन के भी हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी कार्बन के भी हैं और हाइड्रोजन के भी। सेम इज द केस विद दिस वन। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 2, 4, 6 and 8. So what will be the Lewis structure of methane? CH4 will look like this. मीथेन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान क्या बन रहे हैं? सिंगल बॉन्ड्स। कितने सिंगल बॉन्ड्स? 4 सिंगल बॉन्ड्स बन रहे हैं। ठीक है ना? आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक, सो यहां पे आप देखेंगे हर किसी ने ऑक्टेट और डुप्लेट रूल को फॉलो किया, इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। क्लियर? ठीक, इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं you please write the molecule of carbon dioxide, Lewis structure of carbon dioxide, CO2. CO2 को ट्राई करें अब तक। शाबाश। कार्बन डाइऑक्साइड, शाबाश। You can yourself find, इसमें 2 ऑक्सीजन है, एक ही कार्बन है, तो कार्बन हमारा होगा सेंट्रल एटम। ठीक, ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो 2 साइड से लगा दीजिए। ये एक ऑक्सीजन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6। ये दूसरा ऑक्सीजन, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब न्यूट्रल है तो मुझे टोटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? 6 और 6 और इसके 4। ठीक है ना? 16 इलेक्ट्रॉन्स वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट। ठीक, अब ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? 2। इस ऑक्सीजन को भी कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? 2। और कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? 4। तो हिसाब बराबर, ये 2 इसके साथ कंट्रीब्यूट करेगा, 2 इसके साथ शेयर करेगा। ठीक है ना? सो कैन आई से द स्ट्रक्चर विल लुक लाइक दिस। इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स इनके 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन पे क्या बचेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने यूज किए, इसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज किए, तो इस कार्बन, इस ऑक्सीजन पे क्या बचे? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, सिमिलरली ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, और इस ऑक्सीजन पे भी क्या बचेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, नाउ इफ यू लुक एट दिस ऑक्सीजन, 2, 4, 5 और 6। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी इसके साथ में काउंट कर सकता हूं ना। ठीक, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 8। इस ऑक्सीजन का देखें, इसके पास भी कितने आ गए? 8। और इस कार्बन का देखें, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अपने थे, ये 2 शेयर किए, ये 2 शेयर किए, तो टोटल में इसने कितने शेयर किए? 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी आए। इसने भी ऑक्टेट कंप्लीट किया, इसने भी ऑक्टेट कंप्लीट किया, इसने भी ऑक्टेट कंप्लीट किया। द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक, दिस विल बी द लिविस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना? तो अगर आपके नीट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, फॉर एग्जांपल कि कार्बन डाइऑक्साइड में बताइए कितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो आप काउंट करेंगे, आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे एंड यू विल काउंट 1 2 3 4। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड पेयर्स है, 1 2 3 4। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स लोन पेयर्स है। ठीक है ना? और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सेंट्रल एटम के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है, सेंट्रल एटम के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है। ठीक, सो व्हाट विल बी योर आंसर? सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स है? 1 2 3 4। ऑल द 4 विल बी बॉन्ड पेयर्स। सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है ना? सेंट्रल एटम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स है? 1 2 3 4। All the 4 are bond pairs. None among them is lone pair. So 2 questions can be asked here. कि सेंट्रल एटम के अराउंड कितने लोन पेयर्स हैं,
या कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के अंदर कितने लोन पेयर्स हैं। ठीक, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के अंदर कितने लोन पेयर्स हैं तो आप पूरा मॉलिक्यूल देखेंगे, पूरे मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर्स नजर आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। लेकिन अगर सेंट्रल एटम की बात की जाए तो सेंट्रल एटम कार्बन है, इस पे कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है बॉन्डिंग में। यू कॉल दिस, यू से दैट इन कार्बन डाइऑक्साइड देयर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द कार्बन, सेंट्रल कार्बन एटम। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं ट्राई द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राई द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SO2, शाबाश। SO2 का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है, कैसे करेंगे? लिविस स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, लिविस स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SO2। So again what you will do, you will take the sulfur as the central atom because it is least in number, तो आप लिखेंगे सल्फर। ठीक, इसके अराउंड लिखेंगे ऑक्सीजन को। नाउ चूंकि आप लोगों को याद होगा ऑक्सीजन के नीचे क्या आता है, सल्फर, तो अगर ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं, सल्फर के भी कितने होंगे, 6 ही हों। ठीक है ना, सो मैं दिखाऊंगा ऐसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सल्फर के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहां पे ध्यान दीजिए, नाउ हमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हर एक के पास क्या आने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, नाउ इफ यू लुक एट दिस ऑक्सीजन, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 2, इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 2, इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है ना, तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि सेंट्रल एटम को भी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स की कमी है जितने इन साइड एटम्स को है, तो हम हमेशा उस वक्त क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एक ही एटम के साथ उसका मसला पहले हल कर देंगे। ठीक, मिसाल के तौर पर अगर मैं देखूं इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 2, इसको भी 2, इसको भी 2 की कमी है, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, ठीक है ना, इसके आएंगे 7, इसके आएंगे 7 और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। दैट मींस ये सेटिस्फाई होगा, लेकिन ना तो ये सेटिस्फाई होगा ना ही ये सेटिस्फाई होगा। ठीक, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं पहले एक ही एटम को सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल से कि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या कर दिए, शेयर। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है और ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। ठीक, नाउ इफ यू लुक एट दिस ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 4 6 और 8। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। ठीक, व्हाट अबाउट द सल्फर, सल्फर के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4, ठीक है, 5 6 7 और 8। ठीक है ना, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया कि नहीं, ठीक है ना, ये भी सेटिस्फाई हो गया, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक, मगर ऐसा करने से क्या मैंने दोनों ऑक्सीजन को इसके साथ जोड़ दिया, नहीं, आई एम ओनली एबल टू सेटिस्फाई वन ऑफ द ऑक्सीजन। व्हाट विल हैपन टू दिस ऑक्सीजन, ये अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा। ठीक, तो अगर आप सोचें यहां पे एक और तरह का बॉन्ड बन सकता है, वो कौन सा बॉन्ड, वो बॉन्ड जो होगा दैट इज व्हाट वी कॉल एज द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक, तो आपको मैंने बताया था, अगर याद होगा आप लोगों को, मैंने बताया था इस लेक्चर में कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनता है उस वक्त जो डोनर एटम होता है उसका इलेक्ट्रॉन काउंट इंक्रीज नहीं होता है, लेकिन जो एक्सेप्टर एटम होता है उसका इलेक्ट्रॉन काउंट इंक्रीज होता है बाय 2। ठीक ना, वो वही सिचुएशन यहां पे भी है। सल्फर का इलेक्ट्रॉन काउंट क्या है, बराबर। हम चाहते हैं कि ये इसके साथ बॉन्ड बनाए, लेकिन बॉन्ड ऐसा हो कि उस बॉन्ड के बनने से ना तो सल्फर का इलेक्ट्रॉन काउंट इंक्रीज होना चाहिए, ठीक, सल्फर का इलेक्ट्रॉन काउंट इंक्रीज नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन काउंट इंक्रीज होना चाहिए। ठीक, अगर मैं नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड बनाऊं, नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करूं, ठीक है ना, मतलब ऐसे इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करूं। तो अब जरा देखिए सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, ऑलरेडी हैं 2 4 6 2 8 2 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट लिविस स्ट्रक्चर के हिसाब से, ऑक्टेट रूल के हिसाब से ये वाली सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ठीक, अलबत्ता एक और सिचुएशन पॉसिबल है, एक और सिचुएशन पॉसिबल है जिसमें मैं क्या कह रहा हूं, जिसमें मैं बता रहा हूं कि ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा,
मगर ये इसके साथ नॉर्मल शेयरिंग नहीं करेगा, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्या मतलब? अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स यही सल्फर देगा, किसको? शेयरिंग के लिए, फॉर द ऑक्सीजन। जैसे मैंने वहां पे बताया था, अगर ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स देता, यहां पे क्या कर रहा था, ये 2 दे रहा था, ये भी 2 दे रहा था, इस वाले केस में यही अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहां से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है, ठीक है ना। मगर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने कंट्रीब्यूट किए, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के भी हैं और इस सल्फर के भी हैं, ठीक है ना। सो दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी काउंटेड विद द ऑक्सीजन एंड एज वेल एज विद द सल्फर, ठीक। सो क्लियरली यू कैन सी सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? 2 2 4 4 8, ऑक्सीजन के पास भी 8 और इस ऑक्सीजन के पास भी 8। सो स्ट्रक्चर क्या होगा? सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, मगर कौन सा बॉन्ड मैंने दिखाया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ से आ रहे हैं? सल्फर की तरफ से, और इस सल्फर के ऊपर क्या बचा? 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। सो दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी द लेविस स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक। ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा? लेविस स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। समझ रहे हैं आप? तो सल्फर डाइऑक्साइड में क्या हुआ? 2 नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स और 1 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट